नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मनोज कुमार और आपका स्वागत है मनराज क्लासेस में। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं आज कौन कौन से करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला करंट अफेयर है, देखिए अभी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रिलीज किया है जो नए आईटी रूल्स है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें क्या है, जो पुराना आईटी एक्ट था हमारा आईटी एक्ट 2000, उसमें बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को एड्रेस करने के लिए नया ड्राफ्ट रिलीज किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है हम देख ले। जो पुराना एक्ट था, पुराने एक्ट में कई सारे इशू थे, जैसे कि सबसे पहला था प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू में ये था कि ये हमारे प्राइवेसी इश्यूज़ की जो प्राइवेसी की जो चीज़ें होती थी उनको एड्रेस नहीं करता था, क्योंकि प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये इसके रिगार्डिंग हमारी ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं करता था। दूसरा था, इसमें साइबर सिक्योरिटी को बहुत ही कम प्रोटेक्शन मिल रहा होता है, यानी पुअर प्रोटेक्शन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एक्ट जो था। ये क्या नाम, जो साइबर अगर आपके किसी भी चीज़ को लेकर या टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपका मोबाइल है या जो कुछ भी, अगर आपका साइबर अटैक आपके ऊपर होता है, आपके किसी सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, तो वो आप इस चीज़ को, इस एक्ट के थ्रू आप इस क्या नाम, इसमें एफआईआर नहीं लिखा सकते कि देखिए हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ है और आप हमारी एफआईआर लिख लीजिए और हमारे ग्रीवेंसेस को दूर कीजिए, ये प्रॉब्लम जो है हमारे साथ, इसको आप एड्रेस कीजिए। तो इसके थ्रू ये चीज़ को एड्रेस नहीं किया जा सकता। दूसरा था लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज में क्या है कि देखिए जो हमारे पुलिस पर्सनल है उनको इस चीज़ की, इस एक्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं। वो पुरानी ढांचे से चल रहे हैं। वो कोई भी एक छोटा सा हवलदार हो या पुलिसमैन हो, वो उसको जैसा लगता था कि भाई ये जो है आईटी एक्ट 2000 के अंदर आता है, इसने ये काम किया। एक एसएमएस भेजने भी किसी को, मान लो किसी ने एसएमएस किसी को भेज दिया या कोई मैसेज भेज दिया और उसे ये लगा नहीं नहीं ये तो भाई इसने इस चीज़ का उल्लंघन किया, तो उसे वो गिरफ्तार कर लेते थे। तो इस चीज़ में ये क्या नाम बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत था। तो इस चीज़ को क्या नाम एड्रेस करने की कोशिश की गई है। दूसरा है सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट ये एक्चुअली के श्रेयस सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में ये कोर्ट का अनाउंसमेंट आया था, कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि उसमें इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसमें क्या बोल दिया गया था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसमें क्या था कि जो आपका ये एक्ट है पुलिस को एम्पावर करता था कि कोई भी हवलदार जाके किसी भी चीज़ को, जो भी वो समझता था कि हाँ इसने ये एसएमएस भेजा तो इसका मतलब इसने ऑफेंस किया है, ये इस तरह का कुछ है, तो उसे गिरफ्तार कर लेता। तो इसमें पनिशमेंट जो मिलती थी वो क्या था, 3 साल की मिलती थी। ठीक है, इसमें यही कमियां थी कि भाई ये अनडिफाइंड एक्शन होते थे, इसमें कोई भी प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं थे, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था। ठीक है, तो आईटी इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, जो हमारा नया वो आएगा वो इसको दूर करेगा। अब देखो हमने कंटेक्स्ट तो हमने पढ़ ही लिया कि कंटेक्स्ट में तो यही बताया गया कि भाई जो ये आईटी एक्ट है ये इसको पुराना हो गया है, इसको गवर्नमेंट अब नए सिरे से इसको ओवरऑल करने की कोशिश कर रही है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो जनरली साइबर क्राइम्स और ई कॉमर्स को डील करता था, उससे रिलेटेड इश्यूज़ को डील करता था। ये क्या करता था कि आपका जो लीगल सैंक्शंस ई कॉमर्स पे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पे लगाता था। ठीक है, और ई गवर्नेंस को इनेबल करता था। ये साइबर क्राइम को थोड़ा प्रिवेंट करने में काम करता था। ठीक है, अब इसके अंदर जो लॉ थे वो कंप्यूटर के थ्रू अगर कोई भी क्राइम इन्वॉल्व होता था तो उसको ये क्या नाम एड्रेस करने की कोशिश करता था। अब वही जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये क्या कर रहा है कि मान लो अब ज़्यादा तो आइडिया होता नहीं था पुलिस वालों को, तो ये उनको मान जिसने भी मान लो कंप्यूटर के थ्रू किसी को मैसेज कर दिया और कि दूसरे आदमी ने कह दिया नहीं नहीं ये तो गलत मैसेज किया है, तो पुलिस वाला उसी चीज़ को क्राइम मान के उनको जेल में डाल देता था। इस पर पेनल्टीज थी, अगर आप साइबर क्राइम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो तो पेनल्टीज थी। डिजिटल, अगर आपने डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में ये क्राइम किया है। ठीक है, ये लीगल सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज करता था। ठीक है, अब ये तो वो आर्टिकल हमारा आईटी एक्ट को लेके। दूसरा है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को लेके। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट है और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसने हेल्थ केयर के जितने भी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देते हुए उन पर काम करने की कोशिश की और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे देखा जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और उसमें क्या
आउटपुट निकल के आता है, उसी के बेसिस पर आगे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें क्या किया, जो IFSC है ये एक तरह से एडवाइजर का काम करेगी। जो PPP मॉडल होंगे ये क्या करेंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को डेवलप करेंगे, मेडिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर IFSC की बात करें तो ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है किसमें, मेडिकल फील्ड में, एडवाइज करता है और एसेट को कैसे मैनेज किया जाए, उनकी सर्विसेज को कैसे मैनेज किया जाए, उसको ये एडवाइज करता है। और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर डेवलपमेंट के काम में, डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट काम में ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ये जो IFSC है, ये IFSC क्या है, जो वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर्स है उसकी एक ग्रुपिंग, एक पार्ट है, जो इसके 5 मेंबर उसका एक हिस्सा है। ये इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, अब अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा सा और आगे बात करें तो ये इसको इस्टेब्लिश किया गया तो 1956 में। ये प्राइवेट सेक्टर आर्म है किसकी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। अभी हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कितनी आर्म है उनको हम जानेंगे। ठीक है, ये IFSC क्या है, ये अपना आप ही ओवन और गवर्न की जाती है। इसके मेंबर जो कंट्रीज है उनके द्वारा ये गवर्न की जाती है। इसकी अपनी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और अपने इसका स्टाफ होता है। ठीक है, इसके शेयर होल्डर्स जो इसके मेंबर्स के गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं वही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो इसकी हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसके कितने 5 आर्म्स है। पहली आर्म्स है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। तीसरा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और चौथा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MEGA। चौथा है, वो 5वां है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, अगर इसके हम फंक्शंस और रोल की बात करें, क्या करता है, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एनहांस करने की, इंक्रीज करने की बात करता है। ये हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देता है। और ये फिनेंस जो MSMEs हैं, हमारे छोटे बिजनेस है, उनको मुहैया कराता है, फिनेंस पैसा मुहैया कराता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस लेवल पर लेके जाने की कोशिश करता है। ये छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा और जो आपका क्लाइमेट सिस्टम है उसको हेल्दी बनाने में ये काम करता है। ठीक है, और ये क्या नाम, जो जैसे डेब्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसके बारे में बात करें, जो गवर्नमेंट का एडवाइस करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह और सस्टेनेबल लेवल पर कैसे बिल्डअप किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए क्या हुआ है, भारत नेट प्रोजेक्ट जो कि इसकी गवर्निंग बॉडी थी हमारी BBNL, जिसे हम बोलते हैं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। भारत नेट प्रोजेक्ट 3 साल के लिए चलाया गया था पर इसे 11 साल हो गए हैं। 11 साल में इसने अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ये हाई स्पीड इंटरनेट फाइबर नेटवर्क के जरिए जोड़ने की बात की गई थी। इंटरनेट गाँव में इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात की गई थी, मगर अभी तक इसने कुल, जो अगर हम बात करें कि बहुत ही कम इसने ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया इंटरनेट से, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो इंटरनेट हमारे इसमें इंडिया में स्प्रेड हो रहा है, फैला जा रहा है, तो उसके इसमें इसने डेवलपमेंट बहुत ही कम किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी क्या हो, जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसमें बहुत डिले देखा गया है। डिले इसलिए देखा गया है क्योंकि BBNL जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसमें क्या नाम, कॉस्ट भी, जो कि कॉस्ट थी 20,100 करोड़ रुपए, वो बढ़ के 61 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि डिले की वजह से। अब इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी तो BBNL थी। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि इसको BBNL को BSNL के साथ मर्ज कर दिया गया, जिससे कि ऑन टाइम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। ऑन टाइम तो नहीं कह सकते, पर हाँ, जो और टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था उसको कम किया जा सके, जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके और उसकी गवर्नेंस को सुधारा जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखिए इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, NOFN, जिसे 2015 में दोबारा से इसका नाम बदल के भारत नेट रख दिया गया था। इसमें क्या करना होता है, इसमें ये एम डिसाइड किया गया था कि हमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी नेट कनेक्टिविटी हाई स्पीड इंटरनेट अभी तो 4G है कि वो जो हमें मिलता है
ज़्यादातर सिटीज़ में मिलता है। ठीक है, जो आपकी मेट्रो सिटीज़ होती है, जो अच्छी सिटीज़ है, इवन अभी तो हालांकि गाँवों में भी आ गया, पर गाँव में वो पेनिट्रेशन नहीं है जो कि शहरों में तो ये कह सकते हैं आपका 95% तो है ही है पेनिट्रेशन, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा। पर गाँव में उसका जस्ट ऑपोजिट है, गाँव में बहुत ही कम पेनिट्रेशन इंटरनेट का, हाई स्पीड इंटरनेट का। क्योंकि गाँव में एक तो देखिए, गाँव में एक तो सबसे पहली बात तो कि नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गाँव में नेटवर्क का बहुत बड़ा पंगा रहता है। दूसरा, गाँव की जो पॉपुलेशन है उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती है कि वो उसको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में पता लग सके। तीसरा ये भी है कि गाँव की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो कम होती है थोड़ा, क्योंकि उनके पास ऐसे ऑक्यूपेशन नहीं होते जो ज़्यादा कमा सके, ऐसे संसाधन रिसोर्सेज नहीं होते। अब इसलिए तो माइग्रेशन देखा जाता है फ्रॉम विलेज टू मेट्रो सिटीज़। तो यही है क्योंकि ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मुहैया उन्हें होती है शहरों में जाकर। तो इसलिए अगर गाँवों को, आपकी ग्राम पंचायतों को, जो कि ई गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण बन सकती है, बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकती है गाँव में, जो गवर्नेंस का एक मॉडल है, जो ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत के रूप में हम देखते हैं, जो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकती है, अगर उन्हें इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहे। तो यही गवर्नमेंट लेके आई थी भारत नेट को, जो कि एक फ्लैगशिप मिशन है, जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी थी BBNL, क्योंकि BBNL इसे गवर्न करता था। अब इसके बारे में क्या ज़रूरत पड़ी कि BBNL की, इसे 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था एज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल, पर इसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि जो आपकी दूसरी एजेंसी थी उसके बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता था, तो इसलिए BBNL क्या है, फेल हो गई, इसके टारगेट को अचीव नहीं कर पाई। फिर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया, तो जो 25 अक्टूबर 2011 में इसमें क्या, इसे 3 साल में कंप्लीट होना था, मगर इसे 11 साल लगे, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया। 1,72,000 अभी तक ग्राम पंचायत कनेक्ट हुई है, जो सर्विस के लिए तैयार है। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि फैसिलिटेट कराएगा कि ई गवर्नेंस को डिलीवर कर सके, ई हेल्थ को डिलीवर कर सके, और आपका ई इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन सिस्टम को ये बूस्ट अप दे सके, बैंकिंग सिस्टम को और हेल्दी बनाया जा सके, इंटरनेट एक हाई लेवल पे हाई स्पीड के साथ गांव के हर एक आदमी को प्रोवाइड करवाया जा सके, और भी कई सर्विसेज जो कि गाँव में ये प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब और भी डिस्कस, इसका विजन क्या है, देखिए जो कि हमने पीछे डिस्कस किया वही विजन सब इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई ऐसा नया नहीं लिखा हुआ है, कि ये अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाए, जिसकी स्पीड 2 Mbps से लेकर 20 Mbps होगी, हर एक घर को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब इसका जो आपका डिजिटल इंडिया का हमने सपना देखा, उसको साकार करने में, इसको रियलाइज़ करने में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कि सेंट्रल स्टेट के कोलैबोरेशन के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट है, सेंटर भी इसमें पूरा पार्टिसिपेट करेगा और स्टेट के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो कि बिछाया जा रहा है, ठीक है, वो सब है कि जो सारा फंडिंग कहाँ से होती है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF, इसके थ्रू इसकी फंडिंग होती है। ठीक है, अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं तो रिवर रेंचिंग प्रोग्राम के बारे में। रिवर रेंचिंग प्रोग्राम ये है कि जो 10,000 फिश की जो स्पीसीज है लगभग, उनको मेजर जो इंडियन रिवर्स है ये उसमें छोड़ा जाता है, जैसे कि कुछ नाम से, जैसे कटला है, रोहू है, मृगल है, उनको गंगा में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम वो कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, ICAR, यानी कि जो आपकी ICAR है वो इस प्रोग्राम को लॉन्च करती है, यानी कि सेंट्रल इंडियन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका प्रयागराज में, उसके साथ कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसका काम यही होगा कि फिशेस की जो स्पीसीज का उनका कंजर्वेशन, उनका प्रमोशन, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, ताकि फिशरी सेक्टर में हम प्रमोट कर वो मतलब ज़्यादा क्या नाम हेल्दी हो सके और इसको एक हाई लेवल पे लेके जा सके, और जो ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गई उनकी हम स्पीसीज को, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, उन्हें कंजर्व कर
कर सके। ये नेशन वाइड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम है जिसको उत्तर प्रदेश में 2021 में लॉन्च किया गया। रिवर रेंचिंग होती क्या है? ये एक्वाकल्चर की एक फॉर्म है जिसमें पॉपुलेशन जो फिशिज स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है, कैप्टिविटी में रखा कि कहीं पे किसी एक जगह जो कि हम प्री डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है, वहाँ पे उन्हें कुछ स्पीसीज को छोड़ दिया जाता है, वो आपका मैटिंग करती है, मैटिंग से उनकी साल दर साल पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। उन्हें हम ऐसा एक्वाकल्चर प्रोवाइड कराते हैं जो इनके बिल्कुल एकदम उपयुक्त रहता है उनकी हैबिटेट के लिए, ठीक है। तो उन्हें हम जब वे बड़े हो जाता है, पहले तो बच्चे देंगे, बच्चे होने के बाद एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो गए, तब उन्हें हम एक फिर फ्रेश वाटर नए जगह में रिप्लेस कर देते हैं। तो प्रोग्राम के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्रोग्राम जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो स्कीम है उसके अंदर ये क्या नाम इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में बात करें, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो हैदराबाद में इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। अगर अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्कीम के बारे में बात करें तो ये किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर के बारे में ज़्यादा, यानी कि उनका जो फिशरीज सेक्टर है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ये लगभग 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 करोड़ से लगभग इसकी सैंक्शन की गई इसके डेवलपमेंट के लिए। ये 5 ईयर का प्रोग्राम है जो कि 20,000 से 20,025 तक यानी कि चलेगा। ये स्टेट यूनियन टेरिटरीज इसमें सब इंक्लूड होगी। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज है पूरा एक, ठीक है। तो अब हम इसको जो क्या नाम ये क्या करता है, क्लस्टर को एरिया बेस्ड अप्रोचेस को एडॉप्ट करता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में जानें, इसके एम्स और टारगेट क्या है। देखो हमने पीछे भी डिस्कस किया, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो इसमें नया वो नहीं है कि जैसे कि हमें फिशेस की प्रोडक्शन एनहांस करना है, जो कि क्या 70 लाख से जो एडिशनल हमें 70 लाख और एडिशनल यानी कि टन इसकी प्रोडक्शन करनी है 2024-25 तक, ठीक है। फिशरीज के एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है कि 1 लाख करोड़ से इतना हमें बढ़ाना होगा 2024-25 तक। फार्मर्स की जो फिशरीज की फिशिंग सेक्टर में फार्मर्स की इनकम को डबल करने का हमारा एम है, ठीक है। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं उसे हमें 20 से 25% जो है वो कम करने की हमें ज़रूरत है, और 20 से 25% सॉरी अभी जो हो रहा है उसे हमें 10% पे लेके आना है, ठीक है। ये लगभग 25 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी जो स्कीम है उसके बारे में। इसमें क्या बोला गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया है उसने जो स्कीम कंडक्ट की थी, ये फसल बीमा पाठशाला एक स्कीम कंडक्ट की है। उसमें क्या एक इन्होंने नई चीज़ जोड़ी है, कैंपेन जोड़ा है, वो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन को जोड़ा है। इसका क्या मतलब क्या है कि जन भागीदारी मूवमेंट है, यानी कि आदमियों की भागीदारी इसमें होगी, कोई और एक नई अलग से कोई भागीदारी इसमें नहीं होगी। अब किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन क्या है, उसके अंदर क्या होता है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या कौन कौन है, तो कि जितने इंश्योरेंस जो कंपनीज होगी वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगी। उनको क्या है एक प्लेटफॉर्म पे आके ऑर्गेनाइज कर दिया गया, उनको ये बोला गया कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, उसका जो और उसके अंदर जो कैंपेन चलाई गई है फसल बीमा पाठशाला, ये आपको ब्लॉक लेवल पे या ग्राम पंचायत लेवल विलेज लेवल पे कि पूरे टोटल 7 दिन की कैंपेन चलेगी और ये पूरे 7 दिन चलेगी, जिसमें लगभग 100 फार्मर्स को पार्टिसिपेशन जरूरी होगा, ठीक है। अब ये क्या आगे इंफॉर्मेशन देगी क्रॉप लॉसेस के बारे में कि भाई जो आपकी लोकलाइज क्लेमाइटीज होती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, टैकिंग ऑफ फार्मर एप्लीकेशंस, यानी कि आपका क्या ना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। और जो नेचुरल और लोकलाइज क्लेमाइटीज होती है उन क्लेमाइटीज से क्रॉप के लॉस को कैसे बचाया जा सकता है। फार्मर्स के लिए एप्लीकेशन ये लॉन्च करेगा, फार्मर्स को पहले से ही आपका इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरह से आप अपनी क्रॉप को क्लेमाइटीज से बचा सकते हो, इस तरह की ये चीज़ें बताएगा यानी कि फार्मर्स को अप टू डेट रखने का एक स्कीम है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव हम जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि फार्मर्स को अवेयर कराएगा, जो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके की
मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या है। इसका जो मेन फोकस रहेगा वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आपकी यानी कि RWBCIS जैसे कि जिसे हम बोलते हैं रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उस पे ये ज़्यादा फोकस करेगा कि यानी कि वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस की जो कि वेदर पे डिपेंड करती है। अब जैसे कि मान लो आपकी कोई स्कीम है, जैसे कि आपकी चावल की फसल है, उसे पानी ज़्यादा चाहिए, अगर बारिश हो तो बहुत अच्छा है, तो उसे कब उगाना चाहिए, किस सीज़न में उगाना चाहिए, किस तरह से उसका प्रोडक्शन करना चाहिए और कौन से बीज यूज करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताया जाएगी कि सारे बेनिफिट जो एक किसान को हो सकते हैं इस स्कीम के थ्रू वो सारे मुहैया कराए जाएंगे। अब थोड़ा सा हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये कब लॉन्च हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है। ये 2016 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, इसने ये स्कीम किसको रिप्लेस करती है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम नेस को रिप्लेस करती है। और फिर मॉडिफाई स्कीम जो आई थी NAIS जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी, उसके बाद मॉडिफाइड स्कीम लॉन्च की गई मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसको रिप्लेस करके ये आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 में। इसका एम वही है कि आपका इंश्योरेंस कवर को प्रोवाइड करना है, और अगर आपकी फसल किसी क्लेमाइटी की वजह से या कोई भी चीज़ आग लगने की वजह से लॉस हो जाता है आपको, तो आपको इसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है ताकि किसान को किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो सके, डिस्ट्रेस में इस स्कीम का फ़ायदा उठा सके। इसका स्कोप क्या है, यानी कि किस किस चीज़ को किस किस फसल को ये अपने अंदर समाहित करती है। जितनी भी सारी फूड और ऑयल सीड क्रॉप्स है, ठीक है, और कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उन सबको ये अपने अंदर समाहित करती है। ये इन सभी क्रॉप्स को कवर प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। अब इसमें देखो किसान को कितना अपना प्रीमियम देना पड़ेगा। ये जो जितनी भी खरीफ क्रॉप होती है उसका 2% यानी कि उसके लिए 2% देना पड़ेगा, और जो रबी की जितनी क्रॉप होती है उसका 1.5% देना पड़ेगा, मतलब 1.5% उसका किसी किसान को देना। और जो कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होती है उसका प्रीमियम सिर्फ 5% होगा। अब रिवाम जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका क्या है, ये रिवाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये PMFBY 2.0 यानी कि इसका द्वितीय जिसे हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 है, उसी को हम रिवाम करके उसका नया नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वितीय, यानी कि इसका दूसरा संस्करण। ये पूरी तरह कम्प्लीटली वॉलेंटरी है, यानी कि एक किसान की अपनी इच्छा पे डिपेंड करेगा इसमें ये क्या एनरोलमेंट होना है या नहीं होना है। हाँ, एनरोलमेंट 100% वही जो भी बात करी वॉलेंटरी है खरीफ क्रॉप के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022 का। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022 देखिए 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेलिब्रेट की जा रहा है। इसकी थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ठीक है, अब वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, वो WHO का कैंपेन है जिसे अप्रैल के लास्ट वीक में हर साल लॉन्च किया जाता है। इसका काम क्या है, किस चीज़ को प्रमोट करता है, ये वैक्सीन की यूज को पीपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि जो एज के अकॉर्डिंग जो बीमारियाँ हो जाती है उनके इम्यूनाइजेशन के लिए क्या नाम प्रमोट किया जाता है। यह वीक जो चलाया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो स्कीम है ये चलाई जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला के रखे हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो 3.0 स्कीम है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये कुछ प्रोग्राम है जो कि चला के गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। ठीक है, ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि हमने डिस्कस किए। कल फिर हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।